जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत बधाई 15 अगस्त की, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और दोस्तों, आज क्या करेंगे हम? आज 15 और 16 अगस्त दोनों ही दिनों के एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे। तो कुछ 6 एडिटोरियल्स हैं जो आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। कोशिश करूंगा वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, बिकॉज 6 एडिटोरियल्स हैं। तो मेन क्या बात है एडिटोरियल्स में से, जो क्रक्स है एडिटोरियल्स का, वो हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि कल हम 75th इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया है एंड वी हैव एंटर्ड इनटू द 76th इंडिपेंडेंस ईयर। तो इस करके बहुत ज़्यादा चर्चा दोनों ही न्यूज़पेपर्स में, हिंदू में भी, इंडियन एक्सप्रेस में भी, और सारे ही न्यूज़पेपर्स में जो चर्चा थी वो ये थी कि कहाँ अभी इंडिया एट 75, यानी कि आज 75 ईयर्स तक हम कहाँ आ चुके हैं, और क्या हमारा विजन है आने वाले 25 सालों में जब हम अपना 100th इंडिपेंडेंस डे टुवर्ड्स 2047 सेलिब्रेट करेंगे। तो बहुत वरिष्ठ लोगों ने अपने व्यूज यहां पे प्रकट करे हैं। एक आर्टिकल बड़ा अच्छा कल हिंदू में भी आया था, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिखा था, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल दोस्तों, ये 6 आर्टिकल्स हैं, ये 6 के 6 आर्टिकल्स हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन एक इसका मैंने आज की डिस्कशन में से क्वेश्चन बनाया है, वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको देखने को मिलेगा, और उसका जो आंसर है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कर सकते हैं। नाउ जस्ट अ वेरी क्विक इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम ग्रुप की बात हो रही है, तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। मैं ये इस करके इन्फॉर्मेशन रिपीट कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर कोई बच्चे ये न्यू वीडियो, अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो यही बताना चाहता हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। आप इस ग्रुप को एक्सेस पाने के लिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। लिंक को क्लिक करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। यदि नहीं किया जाता, अगर कोई आपको वहां पे टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो आप ये नंबर है 6280133177, मैं नंबर फिर से दोहराऊंगा 6280133177। आप इस नंबर पे हमको अपनी टेलीग्राम ऐप के द्वारा मैसेज कर सकते हो और हमारी टीम आपको ऐड करेगी। कोई ना कोई हमारी टीम में से आपको ऐड करेगा। और दोस्तों, यहां पे जैसे आप जानते हैं, बेस्ट आंसर जो है वीडियो में शेयर किया जाता है और मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइडेड रहता है। सैटरडे को जो एडिटोरियल चर्चा हुई थी, तो वहां पे कोई भी क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने नहीं रखा था, और आज चलो जो क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा उसका बेस्ट आंसर हम कल शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला आर्टिकल, इंडिया ऑफ सीता, द्रौपदी एंड कन्नगी। अब कल मोदी जी ने 5 प्रण की बात करी थी, 5 ऐसे बातें करी थी, शपथ लेने की बात करी थी, जिसमें से एक बात थी कि हम औरतों के प्रति, हम देखिए जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करें, है ना, ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन ना करें औरतों के प्रति। ठीक है, कैसे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए जो हमारा वातावरण है, हमारा जो सोसाइटी है, वो सेफ हो सके, कैसे वो यहाँ पे सेफली को एग्जिस्ट कर सके, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात करी गई है। तो ये सब बातें कल करी गई थी। अमंग्स जितने भी 5 प्रण की बात थी, उसमें से एक प्रण की बात यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की करी गई थी। लेकिन अभी हम कहां तक पहुंचे हैं जहां पे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं? बिकॉज अक्सर न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट आती रहती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हो, जेंडर इनइक्वालिटी की हो, है ना। अभी भी हमने अपने पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 33% रिजर्वेशन टू वुमेन, वो बिल अभी हमने पास नहीं करा है। ठीक है, अब 75 ईयर्स हो चुके हैं हमारे अब इंडिपेंडेंस को, लेकिन औरतों को दे स्टिल हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। अब ये जो हमारा सपना है इक्वालिटी का, इक्विटी का, अभी भी हम पूरा नहीं देख पाए हैं। अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं, अगर हम औरतों की लीडरशिप की बात करें हायर एजुकेशन में, देखिए वैसे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आईआईटी का हो, ठीक है, औरतें हमेशा टॉप पे आती हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि किसी ज़माने में औरतों को पढ़ाई करने की परमिशन नहीं मिलती थी। आज के ज़माने में औरतें जो हैं वो हर एक फील्ड में बहुत आगे हैं, कोई भी फील्ड हो। लेकिन उसके बावजूद अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ आंकड़े बताते हैं कि अभी भी अगर वुमेन लीडरशिप की बात करें हाईएस्ट एजुकेशन लेवल पे भी, तो वहाँ पे वो जो आंकड़े हैं वो औरतों के फेवर में नहीं है, आदमियों के फेवर में है। यहाँ तक कि 54 विश्वविद्यालयों में से जो 7 विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें वुमेन वाइस चांसलर्स हैं, यानी कि ओनली 7 ऑफ इंडिया 54, है ना। दिस इज डिस्पाइट कि आज के टाइम पे जो लड़कियां हैं, अगेन मैं रिपीट करूंगा, 12वीं के एग्जाम हो, 10वीं के हो, आईएएस का हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, लड़कियां जो है दे आर आउटनंबरिंग बॉयज इन हायर एजुकेशन एडमिशंस। ठीक है, तो ये एक चिंता की बात यहां पे आती है। क्या क्या कारण हो सकते हैं कि भी औरतों को मल्टीटास्किंग करनी होती है, शादी करनी है, चलो फैमिली आगे करनी है, सब कुछ करना है। तो अब ये सब जिम्मेवारी जो है, ये सब, और ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर चाइल्ड बेरिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, वहां पे औरतों की आती है। लेकिन यहां पे बात ये आती है कि सिर्फ ये जिम्मेवारी औरत क्यों करे, है ना। चलो बायोलॉजिकली औरत और आदमी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड भी की जा सकती हैं। सोसाइटी में औरतों को अगर आगे बढ़ना है, तो अगर सिर्फ उनको मैरिज और फैमिली के दायरे में अगर बांध के रखेंगे, तो वो आगे कैसे बढ़ पाएंगी, है ना। डिस्पाइट कि वो बहुत क्वालिफाइड होते हैं, वेल रेड होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, उसके बावजूद भी उनको ज़्यादा मौके नहीं मिल पाते हैं, ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अभी भी यहाँ पे पेट्रियार्कल माइंडसेट है,
ठीक है, मेल डोमिनेटेड जो माइंडसेट आता है, मेल हेजेमनी की बात आती है, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में भी ऐसी बातें सुनने को मिलती है, ये नहीं कि दिल्ली में, मुंबई में या पुणे में या बैंगलोर में ये माइंडसेट लोगों में नहीं है, वहां पे भी होता है ये माइंडसेट। तो बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत जज्बा चाहिए कि कैसे एक औरत इन सब सोशल इवल से फाइट कर सके, इन सब धारणाओं से, ठीक है, इन सब ये स्टिग्मा जो लग जाता है औरत के ऊपर कि वो काम नहीं कर सकती है, ये है वो है, कि उसको सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं, घर चलाना है, रोटी बनानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफी हिम्मत लगती है, टेक्स अ लॉट ऑफ करेज फॉर अ औरत, फॉर अ वुमन टू फाइट अगेंस्ट दीज सोशल इल्स। और बहुत सारी औरतें कहती हैं कि चलो छोड़ो, क्यों इतना हमने यहाँ पे लड़ाई करनी, क्यों समाज के साथ लड़ाई करनी, समाज हमारे बारे क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, ये जो फाइट्स हैं ये डर्टी भी हो सकती हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकती हैं। और अक्सर अगर कोई औरत यहाँ पे जज्बा दिखाए, अगर इस बात पे आक्रोश दिखाए, अगर समाज से लड़ने की कोशिश करे, तो उसको अग्रेसिव कहा जाता है कि जी वो बहुत अग्रेसिव है। तो अग्रेसिव क्या वो नहीं हो सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ये बात भी सोचने वाली आती है। अब हम अपनी सभ्यता की बात करते हैं, सिविलाइजेशन की बात करते हैं। हमको बहुत गर्व है हमारी सभ्यता पे, ठीक है, गर्व होना भी चाहिए। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या बताता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारी सभ्यता को प्रेस क्यों नहीं कर रहा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि जो हमारा स्कोर है, अगर हम ग्लोबल अगर हम जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें, हमारा स्कोर अभी भी बहुत कम है, ठीक है, बहुत मार्जिनली हमारा स्कोर इंप्रूव करा है, फ्रॉम 0.625 टू 0.629, ठीक है। ये हमारा 7th हाईएस्ट स्कोर है लास्ट 16 ईयर्स में। बहुत सारी सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनका जो स्कोर है वो हमसे ज्यादा बेटर है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय बनता है। अगर हमको जेंडर पैरिटी अचीव करनी है, और अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पैरामीटर्स के हिसाब से हम चलें, तो शायद हमको आने वाले 132 133 साल और लग जाएंगे ये पैरिटी अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये अब बहुत एक चिंता का विषय है हमारी सभ्यता के लिए, जो हम अपनी सभ्यता को बहुत बोस्ट करते हैं। हम देखिए, हम सीता माता की बात करते हैं, हम द्रौपदी की बात करते हैं, है ना, हम यहाँ पे देखिए कितनी सारी देवियों की बात करते हैं। तो ये चिंता का विषय बनता है, ठीक है। हम वैसे तो बहुत प्रेस करते हैं मॉडर्न थिंकिंग की, है ना, वेस्टर्न कल्चर की बहुत हम प्रेस करते हैं, बहुत थिंकिंग उसको बहुत ज्यादा हम अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कितना हम उसको अपना पाए हैं? क्या सिर्फ हम वेस्ट को कॉपी करके विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स, क्या हम ये बात इंश्योर कर पा रहे हैं कि औरतों को एम्पावरमेंट मिल रहा है ना? ये बात सोचनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ग्लोरियस सिविलाइजेशन की बात करें, अब इतिहास में भी हमेशा हम महाराजाओं का, राजाओं का ही चर्चा सुनते हैं, उनकी प्रशंसा सुनते हैं, ठीक है। हम ये भूल जाते हैं कि बहुत सारी बहादुर औरतें भी थी जिन्होंने उनके साथ के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाइयां लड़ी थी, ठीक है। उनके बारे में हम क्यों नहीं इतनी बात करते हैं, ठीक है। अब हमारी सभ्यता में बहुत सारी कहानियां औरतों को लेके। अब अगर हम रिलीजियस एस्पेक्ट की बात करें, त्रिदेवी की बात करें, तो माता पार्वती रिप्रेजेंट्स पावर, लक्ष्मी माता की बात करते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स फॉर्च्यून, धन जिसको हम कहते हैं लक्ष्मी धन, और सरस्वती माता रिप्रेजेंट्स नॉलेज। तो जहां पे माताओं का, देवियों का नाम जैसे हम औरतों को यहाँ पे बॉडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर औरतों को एम्पावरमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, अभी भी चलो हम ये बात भी, हम चलो ये भी नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ पे औरत प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे यहाँ पे कि औरत प्रेसिडेंट नहीं रह चुके हैं, ठीक है। अभी भी प्रेसिडेंट है, पहले भी औरत प्रेसिडेंट रह चुके थे, प्रधानमंत्री पहले रह चुके हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, चाहे वो औरतें हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस सेंट्रल गवर्नमेंट में संभाल चुके हैं, आईएएस ऑफिसर्स हो, आईपीएस ऑफिसर्स हो। लेकिन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अभी भी औरतों को क्यों नहीं मिल रहा? ये सारी बातें यहाँ पे करी गई हैं। उम्मीद है कि आने वाले 25 सालों में इन बातों का खास ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। तो हम अपनी सभ्यता की बात करते हैं, हम सीता माता के बारे सुनते हैं, द्रौपदी के बारे सुनते हैं, ठीक है। अब उनकी कहानियां हैं, उनकी बहादुरी है ना, चाहे वो सीता माता की बात करें, ठीक है, उनके अनकन्वेंशनल तौर तरीकों की बात करें, स्ट्रॉन्ग विल पावर की बात करें कि उन्होंने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लिए थे, है ना, कितनी अग्नि परीक्षा उन्होंने भी पास करी थी। तो हम क्या चाहेंगे कि इंडिया 100 आज से 25 साल के बाद 2047 में हम ये चाहेंगे जो औरतें हैं वो ये सब पोजीशन रिक्लेम कर सकें, जो महानता, जो विशेषता हमने अपनी औरतों के बारे अपनी सभ्यता में सुनी है, वो सब चीजें वो रिक्लेम कर सके, ठीक है। और वो कैसे फ्रंट से लीड कर सकते हैं। और जो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे बात करेगी द्रौपदी की जो फाइट थी अगेंस्ट इनजस्टिस, नाउ दैट इज रिफ्लेक्टिंग वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट्स ऑफ फेमिनिज्म, है ना। फेमिनिज्म की बातें तो आजकल हम ज्यादा सुनते हैं, लेकिन ये पहली बात फेमिनिज्म की तो हम द्रौपदी के एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो इस केस में क्या था? इस केस में क्या था? जस्टिस के लिए, राइट टू अवेंज द रॉन्ग्स इन्फ्लिक्टेड ऑन हर। तो ये सब बातें आगे जाके भी हम इसका ख्याल रखें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब जमाना आ चुका है कि हम नॉर्म बिल्डर बने, हम चीजें एक्सेप्ट बहुत कर लेते हैं, नॉर्म्स बहुत एक्सेप्ट करते रहते हैं ना, रूल्स हम लेते रहते हैं, रूल्स सेट क्यों नहीं करते हैं? व्हाई शुड बी बिकम द नॉर्म बिल्डर? हम डेवलप्ड होना चाहते हैं, हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, तो इस करके ये बहुत चीजें जरूरी है। हम सिर्फ दूसरे देशों को इमिटेट नहीं कर सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते हैं, हम अपनी विशेषता को खो देंगे नहीं तो।
और जो इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन के, उनको अपने आप को खोलना पड़ेगा टू मल्टीपल इंडिक नरेटिव्स, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द स्पेस जहां पे ट्रू लिबरेशन, ठीक है, जो ट्रू आजादी है, जो ट्रू फ्रीडम है, दैट कैन बिगिन इन द माइंड। और जो इमांसिपेशन और एम्पावरमेंट है औरतों का, दैट नीड टू बी फॉट फर्स्ट एट द लेवल ऑफ आइडियाज एंड नैरेटिव्स। तो सोसाइटी में इस बात को लेके और अवेयरनेस फैलाना और मोबिलाइज करना, ठीक है, वुमेन प्रोटेक्शन के बारे, औरतों की सेफ्टी के बारे, ये सब चीजें, अभी कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपने इंडिपेंडेंस डे एड्रेस में ये सब बातें करी थी, ठीक है। तो ये सब चीजें समझाना हमारे बच्चों को, हमारे समाज में लोगों को बहुत जरूरी है, तभी जाके हम आगे ये वुमेन एम्पावरमेंट का जो ड्रीम है सही मायने में हम देख सकेंगे। फिर दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आर्टिकल लिखा है, तो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं प्रोफेसर मनमोहन सिंह, तो बहुत इन्होंने, जैसे अब इनका बहुत एक बड़ा श्रेय भी जाता है अपार्ट फ्रॉम बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, ये इन्हीं के कारण था, इनके और नरसिम्हा राव के कारण था कि 1991 में हमने अपनी इकॉनमी को खोला, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, है ना, तो बहुत बड़ा श्रेय जाता है। तो इनकी बातों को भी यहाँ पे गौर से समझते हैं कि क्या ये बातें यहाँ पे कह रहे हैं। हम दुनिया की सबसे ज्यादा विशाल डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, और हम बहुत अब जल्द बहुत हम पॉपुलेशन की बात करें तो अभी पीछे जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आई थी यूएन के द्वारा, उसने ये कहा था कि अब हम चाइना की आबादी को भी ओवरटेक कर देंगे इसी साल में। तो हम अभी अपने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव। अब इसके चलते रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, हमारे ऊपर जिम्मेवारी भी आ जाती है ना, जैसे हम कहते हैं विद ग्रेटर पावर्स कम ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे जैसे हम अपने आप की पावर बढ़ा रहे हैं, तो वैसे हमारी जिम्मेवारियां भी बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हमको ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करने हैं। अगेन डॉक्टर साहब भी यही बात करें, मनमोहन सिंह जी भी ये बात कर रहे हैं कि अब हम बहुत सारे रूल्स लेंगे नहीं, अब हम रूल्स सेट करेंगे। वी हैव टू बिकम द रूल सेटर, ठीक है, वी हैव टू बिकम द ट्रेंड सेटर, नॉट द ट्रेंड कॉपियर, ठीक है। अब इस आज़ादी के इस मौके पे जब सारे ही भारतीय बहुत गर्व से अपने घरों में अपने जो तिरंगा लहराएंगे, ठीक है, तो जो ट्राई कलर है दैट मस्ट ऑल्सो रिमाइंड अस ऑफ द कॉम्पोजिट कल्चर। देखिए अब यहाँ पे कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना, कितने सारे यहाँ पे लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट धर्म हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनकी परंपराएं हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। तो यही तो हमारी हमारे देश को विशेष बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं, है ना। तो ये सब बातें और किसी डेमोक्रेसी में देखने को तो नहीं मिलती है। डेमोक्रेसीज तो बहुत सारी होंगी, लेकिन कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें इनफैक्ट, जो हमारी डेमोक्रेसी को स्पेशल बनाते हैं। यूनिटी दैट इज प्रेशियस। तो ये जो यूनिटी है, ये देखिए आज़ादी तो एक दिन में आई नहीं है, और ये यूनिटी, ये पीस, ये स्टेबिलिटी, ये भी एक दिन में नहीं आई है, बहुत मेहनत लगी है, बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी है, ठीक है। कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो इन्वॉल्व थे, कितनी सारी फ्रीडम फाइट यहाँ पे, कितनी मूवमेंट्स इन्वॉल्व हुई थी, हम मॉडर्न हिस्ट्री में उसके बारे में पढ़ते रहते हैं, ठीक है। किसी एक इंसान को या किसी एक पार्टी को श्रेय देना, इसके लिए वो भी बात सही नहीं है। ये कलेक्टिव एफर्ट था साधारण लोगों का, ठीक है, साधारण व्यक्तियों का, है ना, बच्चों का, नौजवानों का, औरतों का। अब ये इतनी आसानी से हमको आज़ादी नहीं मिली है, और ये जो आज़ादी मिली है, ये जो यूनिटी है, ये जो एकता है, ये हमारे लिए बहुत प्रेशियस है, ठीक है। दिस शुड नॉट बी फ्रिटेड अवे थ्रू कम्युनली डिवाइसिव पॉलिटिक्स। इस बात की जो थोड़ा यहाँ पे कंसर्न है, डॉक्टर साहब रेज कर रहे हैं। अब कम्युनल पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि आज की सरकार में ज्यादा बढ़ गया, पहले भी होता था, है ना। तो कम्युनलिज्म का जो अगर हम बात करें तो ये हम देखते आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेट बात है, कास्टिज्म हो, कम्युनलिज्म हो, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ये बताना चाह रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बताना चाह रहे हैं कि ये इस तरह के जो कम्युनल पॉलिटिक्स हैं, कम्युनली डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो स्ट्रैटेजीज हैं, ये आपको शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल डिविडेंड्स तो दीजिएगा, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल डिविडेंड्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, आपकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है ये। अगर आप एक भारतीय को दूसरे भारतीय के अगेंस्ट अगर आप रख रहे हैं, आप लड़ाई बढ़ा रहे हैं, तो आप ब्रदरहुड कहां प्रमोट कर रहे हैं, फ्रेटर्निटी कहां प्रमोट कर रहे हैं। अब देखिए ये बहुत कॉमन बात है, पॉलिटिशियंस कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, ठीक है, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, व्हाटएवर इट इज, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, व्हाटएवर इट इज, समाजवादी पार्टी, व्हाटएवर इट इज, उनको बहुत मजा आता है लोगों को भड़का के और लोगों की दूसरे के खिलाफ लड़ाई करवा के। इस सब ये ऐसी टेंडेंसी से लोगों को थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। अब बात इंक्लूसिव ग्रोथ की करते हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और जो डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव है, इनका बहुत बड़ा एक रोल रहा था। अगर हम अपने एलपीजी रिफॉर्म्स की बात करें, है ना, तो अब देखिए, अब हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की बात करते थे, फिर बाद में कार्टून नेटवर्क आया, कलर टेलीविजन आया, फोन्स आए, आईटी ग्रोथ देखा, आज हम यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सब जो ग्रोथ हमने अपनी इकॉनमी में देखी है, कल मोदी जी ने कहा था कि हमारे यहाँ पे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे यहाँ पे जो एवरेज इंडियन है वो 28 वर्ष का है, और आने वाले 25 वर्ष में जब हम अपना 100th इंडिपेंडेंस डे जब सेलिब्रेट करेंगे, तो जो एवरेज आज जो हमारा जो 28 साल का जो बच्चा है, वो कल को जाके 53-54 ईयर्स ओल्ड का एक अडल्ट इंसान होगा, है ना। अब ये जो आज के टाइम पे इतनी सारी जॉब क्रिएशन हुआ है, ठीक है, टेलीकॉम रेवोल्यूशन है, आईटी रेवोल्यूशन है ना, और भी बहुत सारे सेक्टर्स की आज के टाइम पे बात आती है, फिनटेक है, एडुटेक है। तो ये किसका नतीजा है, जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया था। और एट द सेम टाइम डॉक्टर साहब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए ये सब जो
आर्थिक जो रिफॉर्म्स हम लेके आए थे, इसका पर्पस क्या है? पॉवर्टी रिडक्शन करना, पॉवर्टी एलिवेशन करना, है ना, और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है उसको कम करना। इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि जैसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ के रास्ते पे बढ़ना चाह रहे हैं, तो हमको ये नहीं करना चाहिए कि सिर्फ कुछ चंद उद्योगपति हो, कुछ चंद बिजनेसमैन हो जो कि इन रिफॉर्म्स का फायदा उठा सके, ठीक है, जो कि इस प्रॉस्पेरिटी का फायदा उठा सके। हमको जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो लोग रहते हैं, हमको उनका भी खास ख्याल रखना है। बार बार रिपोर्ट्स आती रहती हैं, बार बार हम डिस्कस भी करते रहते हैं कि यहाँ पे भारत में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो ये जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, 15% जीडीपी ग्रोथ हो, 25% जीडीपी ग्रोथ हो, नॉन लीनियर जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, तो इसका जो फायदा है वो सभी को होना चाहिए, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। अब यहां पे बात करें जॉबलेस ग्रोथ की, तो देखिए वही बात हम बार बार करते रहते हैं कि भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है लेकिन जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं हो रहा, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है हमारी इकॉनमी के लिए, ठीक है। अब बेरोजगारी तो किसी भी इकॉनमी के लिए अच्छी बात नहीं है। अब बेरोजगारी है, बच्चे फ्री बैठे होंगे घर पे, तो वो क्या करेंगे? जो अब ऐसे अगर हम देखते हैं जो पॉलिटिकल मास्टर्स होते हैं, ठीक है, कोई विधायक हो, कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, अब वो इन नौजवानों का फायदा उठाते हैं, ठीक है, उनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ने में लगा देते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स क्रिएट करने में लगा देते हैं। अगर लोग जॉब कर रहे होंगे, रोजगार में होंगे, क्या उनके पास टाइम होगा दंगे करने का? ठीक है, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, आप सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को आते हैं, तो आपके पास क्या टाइम है सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट डालने का? क्या आपके पास टाइम है हिंदू मुस्लिम करने का? है ना। देखिए बार बार मोदी जी भी कहते हैं कि हिंदू क्या यहाँ पे भारत में हमको ये तय करना है, हमको ये सोचना है कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ना है कि हिंदू मुस्लिम ने एक होकर गरीबी से लड़ना है। बार बार ये बात करी जाती है, ठीक है। वही बात यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी कहना चाहते हैं कि देखिए अब जो लोग फ्री बैठे हैं, है ना, जो लोग बिल्कुल वेले बैठे हैं, अब वो क्या होगा? ठीक है, दैट विल बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर सोशल डिस्कॉर्ड, फॉर सिविल अनरेस्ट और फॉर कम्युनल वायलेंस। तो ये सब चीज ना हो। हमको आने वाले 25 सालों में अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करना है, हार्नेस करना है, बिकॉज देखिए अभी वो स्वीट स्पॉट में इंडिया है। बाकी सभी देशों में जो आबादी है वहां पे वो एज हो रही है, ठीक है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, एजिंग पॉपुलेशन है। यहाँ पे इंडिया के पास एक यूनिक एक एडवांटेज है। अभी कल मोदी जी ने बोला कि यहाँ पे एवरेज जो मीडियन एज है एक भारतीय की वो 28 साल है। तो आज से 25 साल के बाद वो हमारे पास लेवरेज नहीं होगा, ठीक है, जो मीडियन एज होगी वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी आने वाले 25 साल बहुत ज्यादा क्रूशल हैं और ये तय करेंगे कि कितना हम विकसित हो सकते हैं। उसके लिए पढ़ाई है, स्किलिंग है, सूटेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, ये सब का उपलब्धि कराना सरकारों के द्वारा। आज चाहे जो सरकार है, कल को कोई और सरकार आए, तो सरकारों के द्वारा इस बात का उपलब्धि करवाना बहुत जरूरी है। और साथ के साथ केवल सरकार नहीं, लेकिन कॉर्पोरेट्स जो कॉर्पोरेट इंडिया की बात करें, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है नौजवानों के प्रति। अब साइंटिफिक ट्रेडिशन की बात करें, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटी में भी साइंटिफिक टेम्परामेंट की हम बात करते हैं। हमारी अगर अपनी सभ्यता की बात करें तो बहुत एक रिच कल्चर है, अपनी साइंटिफिक ट्रेडिशन में हमको बहुत गौरव है, बहुत मान है, ठीक है। लेकिन अब ये कहना कि जी अब देखिए अब ऐसी बातें जैसे आती हैं न्यूज़पेपर्स में कि जी हमारे यहाँ पे 4000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी हो जाती थी, ठीक है, या हमारे यहाँ पे 4000 साल पहले एरोप्लेन से ये सब था। अब इस तरह के कंट्रोवर्सी में पड़ना या इस तरह का बयान देना, इस तरह का कमेंट करना, ये भी सही नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करें, इनोवेशन को प्रमोट करें, तभी आगे जाके हम अपनी इकॉनमी को ग्रो कर पाएंगे। अगर हम R&D में इनोवेशन पे इन्वेस्ट करेंगे, तो जहां पे हमको बहुत गौरव है, बहुत मान है, बहुत गर्व है अपने पास्ट साइंटिफिक ट्रेडिशन का। लेकिन इस तरह की बातें कहना कि प्लास्टिक सर्जरी होती थी, ये होता था, वो होता था, जिसके चलते हम अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी को डिस्क्रेडिट ले। अब देखिए आज हम कहां पहुंच गए, आज हम मंगल में पहुंच गए, है ना, ठीक है। तो ये सब बातें बहुत जरूरी है कि हम अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी को डिस्क्रेडिट ना करें। फॉरेन पॉलिसी की बात करें, देखिए हमारे मतभेद हैं और हमारे सबसे ज्यादा मतभेद हमारे ही नेबरहुड में है, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो। और ये मतभेद जो है ये नहीं है कि आज हुए हैं या कल हुए हैं, ये चलते आ रहे हैं। अब आने वाले टाइम में हम देखिए ये भी चाहेंगे, जब हम इंडिया की ग्रोथ की बात करते हैं तो साउथ एशियन प्रोस्पेरिटी भी आ जाते हैं। अकेला सिर्फ इंडिया यहाँ पे $10 ट्रिलियन इकॉनमी है, $20 ट्रिलियन इकॉनमी हो और श्रीलंका डूबा हुआ हो, नेपाल डूबा हुआ हो, पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी हो, अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी हो, तो ये सब हम नहीं चाहेंगे, है ना। हम साउथ एशियन ग्रोथ चाहेंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि कैसे हम जो मित्रता है, ठीक है, जो अपने रिलेशंस हैं, संबंध हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ और बेहतर कर सकते हैं। कर तो रहे हैं, कोशिश करते रहते हैं और आगे भी कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। और हमको अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है हमेशा इंडिपेंडेंट रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। हम किसी भी पर्टिकुलर देश के ऊपर, चाहे वो बहुत विकसित हो, बहुत डेवलप्ड हो, उसके ऊपर हमारी फॉरेन पॉलिसी डिपेंडेंट नहीं रह सकती है, ठीक है। और यहाँ पे अंत में एक बात थोड़ा एक सरकास्टिक वे में कह रहे हैं मनमोहन सिंह जी कि हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी को वॉबल नहीं करना चाहिए थ्रू डिपेंडेंस ऑन पर्सनलाइज्ड गेस्चर्स फॉर द कैमरा। कि देखिए चलो अब यहाँ पे जैसे फोटो ऑप्स की बात आती है कि चलो कि अगर हमारे प्रधानमंत्री किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं, किसी को गले मिल रहे हैं, तो सिर्फ ये फोटो डिप्लोमेसी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मनमोहन सिंह जी ये बात कहना चाह रहे हैं, ये याराना या हाथ मिलाना या गले मिलना
संबंध अच्छे होना, ये कंक्रीटली आउटकम्स में भी रिजल्ट करने चाहिए जो कि इंडिया के फेवर में हो। तो ये बात यहां पे कुछ जो डिस्कस करी गई है। फिर हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट्स के बारे। देखिए जो मेन बात है आर्टिकल में, जो क्रक्स है, वो हम डिस्कस करें बिकॉज बहुत जेनरिक बातें जो यहाँ पे करी गई हैं, कुछ टेक्निकल बातें यहाँ पे नहीं है। लोकल गवर्नमेंट्स की यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बात करेंगे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की। ठीक है, अब जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अब इस बात को भी 30 साल हो चुके हैं। आप 75th इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो इस करके हम ये जो आइडिया है ना ग्रामीण भारत का, ग्राम स्वराज्य का, जो कि गांधी जी का बहुत एक फेवरेट आइडियल था, तो उस आइडिया के बारे में बात करना यहाँ पे बहुत जरूरी है जब हम इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, अब ये बहुत एक फॉर्चुनेट बात है, लकी बात भी मानी जाती है, बिकॉज ये जो सारे ये जो प्रस्ताव पास करे गए थे, जो अमेंडमेंट्स पास करे गए थे, जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास करे गए थे, ये उसी दिन की बात है जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरी थी, दिसंबर 6, 1992। ठीक है, और अगर ये उसके आगे, अब देखिए उसके बाद तो बाबरी मस्जिद के बाद तो जो ध्यान था, है ना, पूरे देश का, वो तो कहीं और चले गया था। ठीक है, कम्युनल वायलेंस हमने बहुत देखा बाबरी मस्जिद के दंगों के बाद, जब बाबरी मस्जिद गिरी थी। ठीक है, अब लेकिन अच्छे टाइम पे कहना चाह रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल में, ये अच्छे टाइम पे जो था 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर दिया गया था, और इसके बाद सक्सेसिवली हमने इसको देखा कि जो आइडिया था डेवोल्यूशन का या डिसेंट्रलाइजेशन का, तो बहुत एक एम्बिशियस आइडिया था, लेकिन क्या ये डिसेंट्रलाइजेशन हम देख पाए अपनी डेमोक्रेसी में? जो आइडिया था ग्राम स्वराज्य का, जो गांधी जी का बहुत चेरिश्ड आइडिया था, क्या हम ये देख पाए हैं सक्सेसफुली इंडिया में? शायद ये नहीं देख पाए हैं। अब जहां पे, अब अगेन इलेक्टोरली अगर हम बात करें, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की बात करें, है ना, तो कहां, चलो 4000 एमएलएज और एमपीज तो चलो आज भी हैं, पहले भी थे, लेकिन जो नंबर है हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, है ना, दैट एक्सप्लोडेड टू नियरली 3.2 मिलियन, बिकॉज अब यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की भी बात आ जाती है। Now we progress from being representationally very sparse to one of the most intense democratic participatory systems envisaged, है ना। तो जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात आती है, 3 tier गवर्नमेंट की बात आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड योर लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज आ जाती है। जो स्कोप था दलितों का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का, औरतों का, वो भी बहुत बढ़ावा यहाँ पे देखने को मिला, है ना। अब बहुत सारे राज्य सरकारें हैं, वैसे तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के चलते 33% रिजर्वेशन की बात करी गई थी फॉर एससी, फॉर एसटीज, फॉर वुमेन, लेकिन अब बहुत सारी राज्य सरकारें हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम बिहार की बात करें, जिन्होंने जो रिजर्वेशन था औरतों को 50% एक्सटेंड किया। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने सक्सेसिवली ये जो प्रपोजल्स अपने उसमें लेजिस्लेशन में सजेस्ट करे थे। ठीक है ना, अब लेकिन यहां पे थोड़ा रुकते हैं, लेट्स पॉज फॉर अ मोमेंट। अब देखिए 30 साल हो गए हैं ना, 30 साल ये अमेंडमेंट आए को हो चुके हैं, 73rd 74th अमेंडमेंट, और पॉलिटिशियंस अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम वो बोलेंगे कि देखिए जी, हमने जो पावर है ना, पावर तो लोगों को हमने डिवॉल्व कर दी है, कि लोगों के पास पावर है, ग्राम सभा के पास पावर है ना, कि यहाँ पे हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को, जन भागीदारी को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में बात हुई है? क्या वाकई में डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ है? नहीं हुआ है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर एक्चुअल में, वास्तविकता अगर हम रियलिटी की बात करें तो बिल्कुल नहीं हुआ है। किसको पावर छोड़ना, देखिए पावर तो हर किसी को अच्छा लगता है ग्रैब करना, किसको अच्छा लगता है कि पावर वो ना अपने पास रखे। ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, ठीक है, हम अगर बाउस की बात करें, बाबुओं की बात करें, तो उनको क्यों नहीं अच्छा लगेगा पावर अपने आप। अब चलो आज के टाइम पे जो ब्यूरोक्रेसी आ रही है काफी स्मार्ट है, ठीक है, काफी ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करती है, लेकिन आज से 15-20 साल पहले वो कल्चर नहीं था, है ना। आज से 15-20 साल पहले कल्चर क्या था कि भी पावर मेरे पास ही हो। वो कल्चर शायद आज भी है ना। हर कोई अब देखिए ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे प्रमोट नहीं करता कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पावर ग्रैबिंग करने का आज के टाइम पे भी है। ठीक है, अब आज के टाइम पे क्या है, ब्यूरोक्रेट जो है हु आर इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल कंपल्शंस, दे रिमेन अपोज्ड टू स्ट्रेंथनिंग द लोकल गवर्नमेंट्स। ये बहुत नेचुरल सी बात है, बिकॉज अगर वो करेंगे, अगर वो ऑपोजिशन नहीं दिखाएंगे तो वो अपनी पावर लूज डाउन कर लेंगे। पावर किस बात के लिए? पावर ओवर हाउ, वेयर एंड व्हेन, कि सरकारी पैसा कहां स्पेंड करना है, कैसे स्पेंड करना है, किसको हमने एलोकेट करना है। तो ये तो अब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो चाहेंगे उनके हाथ में ही पावर है, ये डिसीजन रहे। उनका ये कहना होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो उनके पास कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, वो इतने ट्रेन नहीं है, ठीक है, और वो उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो अगर उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट्स को, तो ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहां पे है? फिर जन भागीदारी की बात यहां पे कहां से आती है? फिर सही मायने में पावर कहां पे डिवॉल्व हुई है? वो नहीं हुई है। अब कैसे लोकल गवर्नमेंट को क्रिपल करने की कोशिश करी जाती है? पहली बात तो वहां पे सफिशिएंट स्टाफ ही नहीं होता, टेक्निकल स्टाफ वहां पे नहीं होता है। देखिए बहुत सारे ऐसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के काम होते हैं, पब्लिक वर्क्स कैसे काम होते हैं, ठीक है, चाहे वो इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ हो, चाहे वो इश्यूज रिलेटेड टू रोड्स हो, सैनिटेशन हो, वट एवर इट इज, उसके लिए आपको टेक्निकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहती है, इंजीनियर्स हो, चाहे क्लरिकल स्टाफ हो, चाहे ऑफिस स्टाफ हो। लेकिन यहाँ पे स्टाफिंग जो है लोकल गवर्नमेंट में बहुत कम है। बहुत सारे स्टेट्स में कितनी सारी पंचायतों का एक ही पंचायत सेक्रेटरी होता है, ठीक है, और जो सब डिस्ट्रिक्ट स्टाफ है दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर।
अब यहां पे पैराडॉक्स क्या आता है, दैट वन कैन नॉट होल्ड एनी हायर लेवल ब्यूरोक्रेट अकाउंटेबल फॉर द लो क्वालिटी ऑफ लोकल सर्विसेज। तो आप अगर किसी का गला पकड़ो, किसका गला पकड़ोगे आप, किसके ऊपर आप अपनी अंगूठी उठाओगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां पे अगर आप ब्यूरोक्रेट को ही अकाउंटेबल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर यहां पे किसको आप फिर अकाउंटेबल करेंगे फिर आप। फाइनेंशियल डिसएम्पावरमेंट की बात जहां पे आती है, तो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो पंचायती राज हैं, चाहे वो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, दे आर स्टार्व्ड ऑफ मनी। यूनियन फाइनेंस कमीशन टाइम टू टाइम बहुत सारी रिकमेंडेशन कहती रहती है, बहुत सारी रिकमेंडेशन करते रहते हैं, जहाँ पे पैसे को डिवॉल्व करने की बात करी जाती है कि भाई जो टैक्सेस हैं वो और ज़्यादा शेयर किए जाएं स्टेट्स के साथ, और आगे जाके स्टेट्स लोकल बॉडीज़ को और पैसे डिवॉल्व करें। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी तो ये है दोस्तों कि कंडीशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। अब अगर 100 रुपये दिए गए ना, अगर मान लीजिए 100 रुपये दिए गए हैं, 100 रुपीज़ दिए गए किसी पंचायत को या किसी अर्बन लोकल बॉडी को, तो 95 रुपीज़ तो कहाँ उस पंचायत ने खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, क्यों खर्च करने हैं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। और 5 रुपए की ऑटोनॉमी ही बचती है, केवल 5 रुपए कैसे खर्च करना चाहो वो आपके हाथ में है। तो वो 5 रुपए कैसे आपका, अब 5 रुपए में क्या होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे बात करना चाह रहा हूं कि अगर 95% जो पैसे जो डिवॉल्व करे गए हैं वो कंडीशनलिटीज के साथ आते हैं, तो सिर्फ 5% पैसे ही बचे ना जो विदाउट कंडीशनलिटीज होंगे। और देखिए अब रेवेन्यू कलेक्शन की बात आती है, देखिए जीएसटी के चलते अक्सर इस बात को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है कि जीएसटी के बाद जो लोकल बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनकी जो टैक्स कलेक्शन पावर्स हैं, वो अब रेवेन्यू कलेक्शन पावर्स हैं वो अब काफी कम हो चुकी हैं, ठीक है। और लेकिन बहुत सारे राज्य सरकारें ऐसी भी जो कि एम्फोसिस ज्यादा ले नहीं करते हैं टैक्स कलेक्शन में, जो फंड्स हैं विच आर मेंट फॉर द मैंडेटेड ड्यूटीज ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, वो डाइवर्ट किए जाते हैं और पैरेलल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्मार्ट सिटी स्पेशल पर्पस व्हीकल की बात आती है, चलो हमने शहरों को तो स्मार्ट बनाना है, ठीक है, लेकिन हमने पंचायत को भी तो स्मार्ट बनाना है ना। केवल हमको सिर्फ वहां पे वाईफाई सिस्टम्स लगा के, कंप्यूटर्स लगा के, सिर्फ इंटरनेट हर किसी को देके तो शहर स्मार्ट नहीं बन जाता ना, है ना। तो अगर स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो स्मार्ट पंचायत भी बहुत जरूरी है। तो जो फंड्स अगर पंचायत के लिए आ रहे हैं, तो वो फंड्स अगर डाइवर्ट करे जा रहे हैं स्मार्ट सिटी पर्पसेस के लिए, तो वहां पे तो अगेन यहाँ पे फाइनेंशियल इंपावरमेंट तो नहीं हो रहा। अब नया बैटल ग्राउंड क्या होगा, अब जो अर्बन गवर्नमेंट्स है ना, दे विल बी द न्यू बैटल ग्राउंड। अब ये 74th अमेंडमेंट है, तो चलो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का तो ज्यादा हमने नहीं देखा इतना एम्पावरमेंट होते हुए, और अगर अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें उसको द पुअर कजन ऑफ द 73rd अमेंडमेंट कहा जा रहा है ना। अब इसके चलते यहां पे ये कहा जा रहा है दैट मोस्ट हैव बीन इनडिफरेंट इन द पास्ट टू एंगेज विद एंड कॉम्बैट बैड गवर्नेंस। तो यहां पे ये बात मैसेज में आ रही है कि पिछले कुछ 10-15 सालों में अर्बन एनजीओज हैं, अर्बन गवर्नेंस तो बहुत वीक है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी तो बहुत वीक है, लेकिन अर्बन एनजीओज हैं जो कि बहुत बढ़ चुके हैं, और अर्बन एनजीओज एजुकेट कर रहे हैं सिटीजन्स को, काफी मोबिलाइज कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, और कैसे सिटीजन्स भी ज्यादा इंगेज हो सकते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट दिखा सकते हैं अर्बन गवर्नेंस में। और इस तरह के एनजीओज आगे जाके भी अच्छा काम करते रहें, यही हम चाहेंगे, ताकि अर्बन गवर्नेंस को स्ट्रेंथनिंग मिले। पर ये एक्सटर्नल स्ट्रेंथनिंग है, इंटरनल स्ट्रेंथनिंग नहीं हो रहा यहां से। चलिए उसके बाद दोस्तों ये जो नेक्स्ट 2 आर्टिकल्स हैं हमारे आईआर से संबंधित है। ये आर्टिकल जो है ये यहां पे बात कर रहा है टाइम फॉर इंडिया टू रिक्लेम इट्स मॉरल लीडरशिप। अब ये आर्टिकल हैप्पीमैन जेकब ने लिखा है ना। थोड़ा सा यहां पे ये बात क्या कर रहे हैं, चलो उस बात को समझते हैं। अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की बात करें, आज 75 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जब हमने आज़ादी पाई थी तो उस टाइम पे जो दुनिया थी 2 कैंप्स में बटी हुई थी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, तो कोल्ड वॉर का जमाना था। अब उसके बाद हमने देखा, चलो वो कोल्ड वॉर का भी डिसइंटीग्रेशन देखा 1989 में, 90 में आके, फिर हमने यूनिपोलर एक एरा देखा जो अमेरिका का था 1991 से लेकर 2008 तक, जब तक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होता। और आज के टाइम पे एक नया बायपोलर कॉन्टेस्ट हम देख रहे हैं बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। अब हमारी फॉरेन पॉलिसी भी टाइम टू टाइम इवॉल्व करती रही है, और हमारे लिए चैलेंज आज भी क्या है, चैलेंज हमारे लिए पहले भी था कि कैसे हम एक यूनिक फॉरेन पॉलिसी से आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। और दूसरी बात यह भी है कि वी हैव टू बी द ट्रेंड सेटर्स, वी हैव टू बी द रूल सेटर्स, वी हैव टू बी द एजेंडा सेटर्स, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे हम जो ग्लोबल कॉन्टूर्स हैं एंगेजमेंट के, उसको कैसे शेप कर सकते हैं, ग्लोबल एजेंडास को कैसे शेप कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज है, पैंडेमिक्स है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, कैसे हम एक इंपॉर्टेंट यहां पे से लेके आ सकते हैं, ठीक है, रादर दैन बीइंग रूल टेकर्स। अगेन मैं वो बात कहना चाहूंगा, जो दुनिया है वो आज के टाइम पे भी बहुत क्योटिक है। अगर 1947 में भी दुनिया बहुत क्योटिक थी, तो दुनिया आज के टाइम पे भी बहुत क्योटिक है ना। तो अगर हम पोस्ट नॉर्मेटिव टर्न की बात करें, तो इंडिया एट 75 अपीयर्स टू हैव बिकम अ नॉर्मल कंट्री, ठीक है। अब यहां पे हम बात करें, ठीक है, देखिए हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है आज के टाइम पे हम अपने अब देखते हैं, हम एस जयशंकर को देखते हैं बहुत सारे फोरम्स पे जाके, जो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, चाहे वो हमारा स्टैंड है विज़ावी रशिया यूक्रेन, कि हम रशिया को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम उस बात को अनअपॉलोजेटिकली वहां पे अनाउंस करते हैं, है ना। बहुत बार हम देखते हैं वो सैवेज रिप्लाईज एस जयशंकर के यूट्यूब पे भी आते रहते हैं कि भाई यूरोप को ऐसा क्यों लगता है कि भाई यूरोप की प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम होनी चाहिए और दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो रशिया से तेल इंपोर्ट करने की बात हो। तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं,
नेशनल इंटरेस्ट सिर्फ इंडिया के नहीं होते, हर एक देश के होते हैं, और वही फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं। फॉरेन पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसमें रियलिज्म हो, आइडियलिज्म हो, ये कौन सी बातें तय करती हैं? आपके नेशनल इंटरेस्ट तय करते हैं। तो कोई डिफरेंट बात नहीं है इंडिया के लिए भी, और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को अब आर्टिकुलेट कर रहे हैं बहुत एक अनएम्बैरेस्ड मैनर में, है ना, और बहुत अनअपोलोजेटिक मैनर में। अक्सर कहा जाता है कि भाई हम चुप नहीं रहेंगे, अगर हमारे ऊपर हमला किया जाएगा तो हम इसका बहुत कड़े से कड़े तरीके से जवाब देंगे, रिटालिएट बैक करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये सब बातें काफी हम देखते हैं आज के टाइम, और अच्छी बातें भी हैं। लेकिन अब यहां पे बात आती है थोड़ी आइडियलिज्म की। अक्सर अब ये थोड़ा क्रिटिसिज्म करा जा रहा है कि जहां पे मोरालिटी की बात है, देखिए वैसे तो देखिए आप अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी हमने बनानी है, हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव, तो हमारे जो एंड्स हैं, हमने जो एंड्स अचीव करने हैं वो यहाँ पे बहुत जरूरी है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करना चाहते हैं वो बहुत जरूरी है। उसके लिए जो मीन्स है, जो जरिया है, अब वहां पे आइडियलिज्म हो या रियलिज्म हो वो मैटर नहीं करता। हमारे जो एंड्स है वो हम कैसे मीट कर पा रहे हैं वो मैटर करता है। अक्सर ये कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी में एथिकल डायमेंशन को यहां पे नहीं लेके आना होता, मोरालिटी को यहां पे नहीं लेके आना होता। लेकिन इंटरेस्टिंगली वही हमारा स्ट्रेंथ रहा है, बिकॉज बिकॉज हम कहते हैं इंडिया इज द लैंड ऑफ गांधी, अशोका, हम पीस के लिए बहुत स्टैंड करते हैं। बट अगर हम पीस के लिए स्टैंड करते हैं तो हम क्या करें? क्या हम न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाएं? हम न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना बंद कर दें? तो डेफिनेटली हमको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं, डेटरेंस की बात आ जाती है। लेकिन यहां पर इस आर्टिकल में यह बात कही जा रही है कि पिछले कुछ सालों में हमारा जो मॉरल स्टैंड है वो थोड़ा वीक होता दिखाई दे रहा है, अंडर द गार्ब ऑफ प्रमोटिंग अ नेशनल इंटरेस्ट। क्या वो अच्छी बात है या क्या वो बुरी बात है? ये बात यहां पे डिस्कस करी गई है। कुछ बातें यहां पे याद रखें, ठीक है। ये बात को तो नहीं, हम इस बात को डाउट कर सकते हैं कि दुनिया आज के टाइम पे बहुत क्योटिक है, सीइंग द रशिया यूक्रेन वॉर, है ना। लेकिन इसके चलते सेल्फ हेल्प जो है वो अनअवॉइडेबल है। भाई अगर आपने अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है, आपने अपनी लड़ाइयां लड़नी है, आपको अपने कंधे खुद मजबूत करने पड़ेंगे, ठीक है। आप किसी और के कंधों से नहीं लड़ सकते हैं। तो वो बात बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मॉरल आर्ग्यूमेंट जो है और जो पॉलिसीज है बेस्ड ऑन मोरालिटी, बेस्ड ऑन मर्यादा, बेस्ड ऑन एथिक्स, वो अकेले सिर्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे, लेकिन अगेन यहां पे इस आर्टिकल में हैप्पीमैन जेकब कह रहे हैं अग्रीड के मॉरल डायमेंशंस को कई बार इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो नेशंस और लीडर्स हैं हु कैन प्रोवाइड मॉरल लीडरशिप ओवर इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज है, पैंडेमिक्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, दे होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन द कमिटी ऑफ नेशंस। अब इंडियन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, जो हमारा रिश्ता है दुनिया के साथ, ठीक है। अब देखिए हमारे हर एक इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे हमारी एंगेजमेंट रह चुकी है, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूएन है, वो यूएनएससी है, पीस कीपिंग फोर्सेस सेंड करने की बात हो, G20 हो, G7 में आज हम गेस्ट जाते हैं, ठीक है। मल्टीलेटरलिज्म को हम प्रमोट करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, क्लाइमेट रिलेटेड बातें हो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह हम एक्टिव हैं, ठीक है। और हर जगह हम पार्टिसिपेट करते हैं ग्लोबल इश्यूज को लेके कि कैसे जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उसको कैसे लड़ा जा सकता है। हम सॉल्यूशंस देने में बिलीव करते हैं कि कैसे ग्लोबल चैलेंजेस के साथ हम लड़ सकते हैं। तो ये सब बातें हैं, डेफिनेटली हैं, इवन दो इसके बावजूद भी आज हमको यूएनएससी पे परमानेंट सीट नहीं मिली है। लेकिन थोड़ा और अगर हम इसको डिग डीप करें, अब हमने फॉर द लॉन्ग टाइम वी हैव फॉट फॉर सॉवरेन इक्वालिटी एंड नॉन इंटरवेंशन इन द अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज ग्लोबली, यानी कि हम किसी के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते, तो कोई और भी हमारे देश के मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। हमने डिस्कार्ड करा है द आइडिया ऑफ हेजेमनी, द आइडिया ऑफ डोमिनेंस ऑफ एनी वन पावर, ठीक है। लेकिन हमने अपने खुद के सब कॉन्टिनेंट रीजन में क्या किया है? वंस अ साइट ऑफ इंडियाज प्राइमेसी, साउथ एशिया इज नो लॉन्गर इंडियाज रीजन। क्या हम वो मौका खो चुके हैं टू बिल्ड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस एंड नॉर्म्स इन द रीजन? साउथ एशिया में इंटरफेरेंस, हम ये कहते हैं कि अमेरिका की इंटरफेरेंस साउथ एशिया में अलाउड है, लेकिन चाइना की इंटरफेरेंस साउथ एशिया में अलाउड नहीं है। क्यों? हम तो अपने आप को सभ्यता की बात करते हैं, सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। चलो पार्टीशन के बाद ही सब ये बाउंड्रीज बनाई गई हैं, पहले तो सब एक ही था, पहले तो इंडिया ही था, भारत ही था सारा का सारा, है ना। तो अगेन अब यहां पे साउथ एशिया में सार्क है ना। सार्क को, साउथ एशियन ग्रोथ को, साउथ एशियन प्रोस्पेरिटी को बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है। सार्क एक बहुत प्रॉमिसिंग ब्लॉक माना जाता था आज से काफी साल पहले, आज कहां पे है सार्क का आइडिया? कहीं पे भी नहीं दिखाई देता। तो इंस्टीट्यूशनली क्या हम बहुत वीक हो चुके हैं साउथ एशियन रीजन में, ये बात यहां पे उठाई गई है। तो यहां पे बात करें कि ये तो हमारा सॉफ्ट पावर का लेवरेज था। अगर हम मोरालिटी की बात करें, अगर हम एथिक्स की बात करें, तो वो सब चीजें हम अपने इंस्टीट्यूशंस में इनग्रेन क्यों नहीं कर पाए हैं टू मीट आवर ऑब्जेक्टिव्स इन साउथ एशिया? व्हाई हैवंट बीन बी एबल टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी? हम चैंपियन करते हैं द कॉज ऑफ ग्लोबल डिसआर्मामेंट, बट लुक एट साउथ एशिया, वी आर लिविंग इन अ न्यूक्लियर आर्म्ड नेबरहुड। व्हाई हैवंट वी बिकम वेरी सक्सेसफुल इन प्रमोटिंग पीस और प्रमोटिंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इन द साउथ एशियन रीजन? व्हाट हैज लेड टू दिस फेलियर? राइट। अब हमारी जो रिलक्टेंस रही है ओवर बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आपके साथ बात करूं बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक को बने को 25 साल हो चुके हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। बिम्स्टेक को बने को 25 साल हो चुके हैं, अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन बिम्स्टेक बना था 1997 में। लेकिन आज 25-26 सालों में बिम्स्टेक की मीटिंग कितनी बार हुई है? केवल 5 बार,
ठीक है, हम BBIN की बात करते हैं, हम सार्क की बात करते हैं, ये सब इंस्टीट्यूशंस आप बना तो देते हैं, लेकिन इसको पीरियोडिकली आप रिवाइव क्यों नहीं करते, पीरियोडिकली यहाँ पे मीटिंग क्यों नहीं होती है? तो ये बातें बहुत जरूरी है, गिवन द फैक्ट कि चाइना कितना एक्टिव है हमारे नेबरहुड में। हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी की बात करते हैं कि इंडिया, अब चाइना की जो एम्बिशियस पॉलिसीज है, चाहे वो हम वन बेल्ट वन रोड हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या वो मैरीटाइम सिल्क रोड है, या वो इंडिया को इनसर्कल करना इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है, ग्वादर पोर्ट से लेके हैम्बनतोता पोर्ट से लेके चिटागोंग पोर्ट से लेके वहां पे कंस्ट्रक्शन करना, तो हम कहां पे हैं, वेयर आर वी? So we have to reimagine our approach to global and regional institutions, and we have to become norm builders. तो वेयर आर वी? तो हमारे देखिए, हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी वी वर कॉट बिटवीन टू थिंग्स। एक तो हमारी बहुत डीप डिजायर है कि हमने ग्रेट पावर बनना है, और दूसरी बात हमको ये पता भी है कि हमारे पास अभी कुछ मटेरियल इनकैपेसिटीज हैं जिसके चलते भी हम ग्रेट पावर नहीं बन सकते हैं। इस बात का अंदाजा हमको इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी था। क्या हम चाहेंगे कि इस बात का अंदाजा आज से 25 साल के बाद भी हमको हो? कब तक, है ना? अब अगर हमें ग्रेट पावर बनना चाहते हैं, उसके लिए हम यहां पे टोटली अनअपॉलोजेटिकली ये बात है, अगर हम ग्रेट पावर बनना चाहते हैं तो बनना चाहते हैं, लेकिन कब तक हम अपनी कमियों को हाइड करेंगे? बात यहां पे ये आती है, ठीक है। 75 ईयर्स सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया इज परहैप्स नीदर, यहां पे कंक्लूड कर रहे हैं, उनके अपने व्यूज हैं, वो कंक्लूड करते हैं कि आज के टाइम पे इतने साल हो चुके हैं हमारी आजादी को, लेकिन परहैप्स वी आर नीदर अ मॉरल ग्रेट पावर और वन इन द स्टैंडर्ड मटेरियल इशू। तो हमारा जो डिजायर है दैट इज स्टिल कॉट अप बिटवीन दीज टू थिंग्स। अब यहां पे व्यूज ऑफ एस जयशंकर की बात करें तो एस जयशंकर यहां पे ये कहते हैं, मतलब उन्होंने एस जयशंकर के व्यूज की यहां पे बात करी है कि इंडियाज वे की बात करी। एस जयशंकर की पीछे किताब आई थी इंडियाज वे, तो यहां पे ये कहते हैं, और यहां पे कोई बात गलत भी नहीं है, एस जयशंकर कहते हैं कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को एडवांस करना चाहेंगे, प्रमोट करना चाहेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि भी ग्लोबल सिनेरियो में कॉन्ट्रडिक्शंस क्या क्या है, हम अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करेंगे, सीइंग द ग्लोबल कॉन्ट्रडिक्शंस। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगेन अगर ग्लोबल कॉन्ट्रडिक्शंस को हम मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं या एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, या कंपटीशन को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कंपटीशन का फायदा उठाना चाह रहे हैं, लेट्स से यूएसए और चाइना के बीच में कंपटीशन है, बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, उससे हमको क्या फायदा है? तो अगर उससे हमको फायदा है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट होता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, टोटली राइट। तो देयर बाय मैनिपुलेटिंग स्ट्रॉन्गर फोर्सेस टू इट्स एडवांटेज, दैट इज नॉट अ बैड थिंग। बट अगेन यहां पे ये बात आती है कि दो देशों के बीच में अगर कंपटीशन है या अगर कोई बायपोलर कॉन्टेस्ट चल रहा है और उस बात का हम फायदा उठा के अपने आउटकम्स अचीव करना चाहते हैं, तो क्या ये असर्टिव बात है या क्या ये एक पैसिव स्टेट की निशानी है? तो ये बात अंत में जो है हैप्पीमैन जेकब वो कंक्लूड करना चाह रहे हैं। व्हाट डू वी ब्रिंग टू द टेबल? देखिए, हम अभी बहुत जल्द मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनने वाले हैं। अभी हम 6th लार्जेस्ट इकॉनमी है, कुछ ही सालों की बात है हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन जाएंगे, ठीक है। तो यूएसए, चाइना और इंडिया हो जाएगा तीसरे नंबर पे, लेकिन वी आर स्टिल वेरी पुअर टू स्पेंड फॉर ग्लोबल पीस, फॉर स्टेबिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। Put differently, can India truly build peace externally without ensuring peace internally? What about the South Asian region? Again वही बात यहां पे आ जाती है, वही बात डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने करी थी, वही बात यहां पे हैप्पीमैन जेकब कर रहे हैं, और वही बात आगे जाके सी राजा मोहन भी करेंगे अगले आर्टिकल में। तो गुड फॉरेन पॉलिसी जो है ना, वो शुरू होती है विद गुड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो गुड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है। तो समय आ चुका है कि हम मोरालिटी के तौर पे, मर्यादा के तौर पे जो मॉरल लीडरशिप है उसको हम रिक्लेम बैक करें इन द कमिटी ऑफ नेशंस, बट दिस हैज टू बिगिन विद इन द कंट्री, डोमेस्टिकली एंड ऑल्सो इन द नेबरहुड फर्स्ट। चलिए अगला आर्टिकल, डिप्लोमेसी फॉर विकसित भारत। तो बाय 2047 हम डेवलप्ड होना चाहते हैं, विकसित होना चाहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये हमारा एम्बिशन है विच हैज बीन आउटलाइंड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लेकिन अब देखिए, बहुत सारी चेंजेस हमने पिछले 8 सालों में देखी है। इनफैक्ट अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो मोदी सरकार का हॉलमार्क माना जाता है, अगर सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी पिछले 8 सालों में हमारे बेहतरीन संबंध हुए हैं, स्पेशली विद द गल्फ नेशंस, विद द मिडिल ईस्ट, हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत इंप्रूव हुए हैं। देखिए, हर एक कोई भी सरकार हो, देखिए चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, चाहे वो पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कुछ ना कुछ कमी पेशी हर किसी सरकार में रहती है। अब ठीक है, हमारे रिलेशन चाइना के साथ अच्छे नहीं हो पाए, लेकिन हमारे रिश्ते बाकी देशों के साथ बहुत अच्छे हुए हैं, ठीक है। अब सर्जिकल स्ट्राइक्स की हम बात करें, पाकिस्तान अगर कोई इस तरह का बात करता है, कोई हमला करता है, तो उनको मुंह तोड़ के हम जवाब देते हैं। तो काफी सारी बातें हम अपने फॉरेन पॉलिसी में देख रहे हैं कि बहुत प्रैग्मैटिक हो रही हैं, रियलिज्म के टुवर्ड्स हम, प्रैक्टिकलिटी के टुवर्ड्स हम मूव कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हैव वी एबल टू कम आउट ऑफ आवर ओल्ड माइंडसेट? यहां पे ये बात बताई जा रही है कि ये जो ओल्ड माइंडसेट है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, क्या ये अड़चन डालेगा कि अगर हमने विकसित भारत बनना है बाय 2047, आने वाले 25 सालों में? फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक बड़ी अच्छी लाइन यहां पे सी राजा मोहन कहते हैं, आप इस लाइन को नोट भी कर सकते हैं, जो डर है ऑफ अ डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया, नाउ दिस कांट बी द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर डिप्लोमेसी ऑफ अ डेवलप्ड नेशन। तो हम डर के, हम 25 सालों में अगर डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं, विकसित भारत बनना चाहते हैं, तो आज हमने अपने डरों को काउंटर करना है, ठीक है। आज हम अपने डर को मद्देनजर रखते हैं, हम कल को जाके डेवलप नहीं बन सकते हैं।
हमारे जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स हैं दैट मस्ट नेसेसरली चेंज व्हेन यू मूव फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द हिल। ठीक है, नाउ व्हाई आर वी डिमांडिंग न्यू फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजीज? पहली बात तो हमारा जो चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, अब हम कह सकते हैं हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी नहीं रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा कैपिटलिज्म के टुवर्ड्स और मार्केट इकोनॉमी के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, जो कि बुरी बात भी नहीं है ना। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, वी हैव टू सी ग्रोथ, वी हैव टू क्रिएट जॉब्स। ठीक है, 9 to 5 कल्चर, सोशलिस्टिक कल्चर कैन नॉट इंश्योर जॉब्स। आज के टाइम पे कोई भी नौकरी 9 to 5 नहीं है, चाहे आप कल को IAS बने, चाहे कल को आप बैंक मैनेजर बने, चाहे कल को आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जाए, कोई जॉब 9 to 5 नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पे टैलेंट है, आपको कम्पीट करना पड़ेगा, तभी आप अपना सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ सेफ जॉब। ठीक है, नॉट इवन अ सरकारी जॉब इज अ सेफ जॉब। एवोल्यूशन ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस, emergence of new regional challenges, right, in context of China, and shift in the global power hierarchy. Now the global power hierarchy that is being shifted, between USA and China. Now that is वो US और Russia का contest नहीं रहा. Now we have to imagine, we have to again revisit our strategy vis-a-vis USA, vis-a-vis Russia and vis-a-vis China, right? And obviously we have to become more assertive, स्पेशली vis-a-vis चाइना। लुक एट ताइवान, ताइवान कितना असर्टिवली चाइना का जो चैलेंज है उसको स्टैंड ले रहा है उसके अगेंस्ट। हम इतना ज्यादा असर्टिवली चाइना के चैलेंज को क्यों नहीं कर पाते हैं? व्हाई आर वी सो हम्बल? व्हाई डू वी ओनली सी कि बहुत इकोनॉमिक ट्रेड हम चाइना के साथ करें, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक पंगा विद द चाइनीज। व्हाई डू वी ब्रिंग आइडियलिज्म व्हेन इट कम्स टू एंगेजिंग विद द चाइनीज? Right now, task of becoming a developed nation. While India is well on its way to become the third largest, so USA, China, India, very good. That does not make the only fact कि हम third largest economy बनने वाले हैं, that is not necessary that we are going to become the developed nation by another 25 years. We have to ensure certain tasks of becoming a developed nation. What are those tasks? Number 1, promoting social justice. दूसरी बात, internal unity. So no communally divisive politics. Then number 3, your economic modernization. Then number 4, resilient political institutions. And number 5, डीप बेसिस, अगेन साइंटिफिक टेम्परमेंट की यहां पे बात हो रही है, डीप बेसिस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। Now, major foreign policy changes. The first is the need to overcome the residual legacies of the partition. So we haven't still been able to get this house in order, especially we talk about the South Asian region that is still pretty much very chaotic. In fact, more chaotic than the whole Russia-Ukraine issue. So we have to ensure that the problems which are left over by the partition, how are we able to resolve these problems? Now, of course, having said that, successive prime ministers, the last 20, 30, 40 years, they, अटल बिहारी वाजपेयी जी से अगर हम बात करें ना, तो इंटेंशन चाहे मनमोहन सिंह जी थे, है ना, चाहे उससे पहले हम बात करें, चाहे मोदी जी की बात करें, तो हर एक प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश करी कि कैसे हम अमन शांति को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी की भी बात बिल्कुल सही है कि भाई हम बम बंदूक के साथ तो बातचीत नहीं कर सकते हैं, और बात करें तो किससे बात करें? आर्मी से करेंगे, सिविलियन गवर्नमेंट से करें, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। फिर वहां पे चाइना की बात आती है, तो चाइना के अगेंस्ट हम थोड़ा आइडियलिज्म लेके आ जाते हैं, तो चाहे वो नेहरू जी थे, है ना, नेहरू जी भी बहुत आइडियलिज्म लेके आ गए थे। हुआ क्या? इंडिया चाइना की लड़ाई हुई और हम हार गए, है ना। तो जो आइडिया था कि इंडिया चीनी भाई भाई, है ना, कि इंडिया और चीन के जो लोग हैं वो भाई भाई हैं, तो वो आइडिया डिडंट वर्क आउट वेरी वेल। तो वी हैव टू बिकम वेरी प्रैक्टिकल, we have to become very assertive, right? At the same time, we have to engage, we have to invest in good diplomacy, and we are definitely doing that, right? So for example, जैसे successfully हमने बांग्लादेश के साथ अपने जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स है वो सेटल करे हैं, so we have to work in terms of settling the boundary disputes with Pakistan as well. The land boundary agreement which was signed in 2015, so there were so many enclaves which were transferred, so there were 51 enclaves transferred to India and 110 enclaves which were transferred to Bangladesh. So things like that. Similarly with Nepal, राइट, तो नेपाल और हमारे बीच में जो नेपाल ने जो डिस्प्यूट रेस किया था, वो काला पानी लिम्पीदुरा का जो इशू था, ठीक है। अब वो और बात है कि नेपाल में जो अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है शेर बहादुर द्यूबा जी की, वो थोड़ा प्रो इंडिया देखी जाती है। तो वी हैव टू इंश्योर कि हमारे बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो इंडिया नेपाल के बीच में हो, चाहे वो पानी की समस्या है, टेरिटरी की समस्या है, कि वहां पे आके कोई और एक्सटर्नल पावर इस बात का फायदा ना उठाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चाइना की बात आ जाती है। Now the power gap between China and India, that is obviously increasing, that is obviously widening day by day. There was a time when both India and China had the same per capita GDP, the same population, the same economic growth, but definitely things are much different now. In fact, today China is 10 times larger than that of India. If we talk about the forex reserve, that is 10 times more than that of India. Right, ambitious projects, one belt, one road, maritime silk road. So we don't have that leverage against China. And China definitely हमारा जो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब देखते हैं हम चाइना कितना हेविली इन्वेस्ट कर रहा है म्यांमार में, श्रीलंका में, नेपाल में। So we wouldn't want, अगर हमने विकसित भारत बनना है 25 ईयर्स के बाद, we would want कि एटलीस्ट साउथ एशियन रीजन में जो सारे के सारे हमारे पड़ोसी देश हैं वो हम पे भरोसा करें और हम एक्टिवली उन सबके साथ एंगेज करें। अब हम कर भी रहे हैं, श्रीलंका की हम कितनी मदद कर रहे हैं, ठीक है। So Delhi's ability to raise its level of engagement, that is going to be very
वेरी वेरी क्रिटिकल इन द टाइम टू कम इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। एंड देन अगेन दिस डिलेमा, अब यहां पे इस आर्टिकल में सी राजा मोहन ये कह रहे हैं कि चाहे वो नेहरू जी का एक दोस्ताना दिखाना हो, याराना दिखाना हो चाइना के टुवर्ड 60s में, 62 के बाद हम लड़ाई हारे थे, या चाहे वो मल्टीपोलर वर्ल्ड का परस्यू करना हो, तो एक तरफ हम चाइना को अपना एनिमी मानते हैं, एक तरफ हम मानते हैं कि चाइना एक बहुत बड़ा चैलेंजर है हमारा साउथ एशियन रीजन में, फिर हम चाइना के साथ ब्रिक्स में एंगेज करते हैं। तो मल्टीपोलैरिटी क्या बुरी है, क्या अच्छी है? क्या इंडिया मल्टीपोलैरिटी के साथ आगे विकसित बन सकता है? क्या इंडिया का एक ही ब्लॉक में होना, चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ब्रिक्स है, क्या ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की यूनिकनेस है, या क्या ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की कमजोरी है? ये बात यहां पे सी राजा मोहन हमारे सामने खड़ा करते हैं। स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप्स की बात करें, ठीक है, तो अब देखिए बहुत सारे ऐसे काम करे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने फ्रंटियर्स को सिक्योर करना चाह रहे हैं, चाहे हम अपनी रीजनल पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, चाहे हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, तो इस तरह की जो पार्टनरशिप्स हैं, इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं, आने वाले समय भी हमको बढ़ाने पड़ेंगे। और वी हैव टू लुक बियॉन्ड द इमीडिएट नेबरहुड टू मोर इफेक्टिवली एंगेज विद अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड ओशिनिया। तो कैसे, अब वन बेल्ट वन रोड है, मैरीटाइम सिल्क रोड है, चाइना के फुटप्रिंट चाहे वो सेंट्रल एशिया है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो लैटिन अमेरिका है, चाहे वो आपका साउथ पैसिफिक रीजन है, तो चाइना का फुटप्रिंट बढ़ रहा है, तो कैसे हम अपना फुटप्रिंट भी बना सकते हैं, ठीक है। और हमको बाकी पावर्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। और ये जो माइंडसेट है नॉन अलाइनमेंट का या स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का, तो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को जो रीब्रांड कर दिया, यानी कि नॉन अलाइनमेंट को रीब्रांड कर दिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, इस माइंडसेट से हमको दूर हटना पड़ेगा, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं होती है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को सिर्फ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इंडियन डिप्लोमेसी के लिए नहीं है, ये हर एक कंट्री के लिए होती है। हर एक कंट्री के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट पहले होते हैं। हर एक देश ये देखेगा कि कैसे मैं अपनी एंगेजमेंट किसी देश के साथ रख रहा हूं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्लीजिंग सम अदर कंट्री। नो कंट्री वुड वांट टू एंगेज विद एनी अदर कंट्री ओनली एट द कॉस्ट ऑफ प्लीजिंग चाइना और प्लीजिंग अमेरिका। सो दैट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी न्यू। हम क्या चाह रहे हैं, अगर हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपनी फॉरेन पॉलिसी की वैलिडेशन ले रहे हैं किसी और पावर से, चाहे वो जो मर्जी कंट्री हो, लेकिन हम ज्वाइन करना चाहते हैं शेपिंग अ स्टेबल बैलेंस ऑफ पावर। तो यानी कि हम वो अब जमाना देखना चाहते हैं कि जहां पे, अब देखिए अब कहां इंडिया किस ब्लॉक को ज्वाइन कर रहा है और उस ब्लॉक का जो पल रहा है वो ज्यादा भारी हो रहा है, कि इंडिया कैसे एक रोल प्ले कर सकता है टू स्टेबलाइज बैलेंस ऑफ पावर। अक्सर पहले हम क्या करते थे, हम अक्सर पहले अलायंसेस बनाते थे, ठीक है, कि कैसे हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पावर की बात होती थी, कैसे हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकते हैं, अपना बैलेंस ऑफ पावर बढ़ाने की बात होती थी, अपना डेटरेंस बढ़ाने की बात होती थी। लेकिन now we have to join other nations in shaping a stable balance of power in the world, right? So that would involve both competing and collaborating with other major powers. Collaborating and competing. So we should be unapologetic, even if we have to compete with other major powers in order to promote our national interest. Now remember, building partnership is not about कि आप किसी के नीचे लग गए हैं. Building partnership is not about that, but negotiating mutually beneficial terms in dealing with complicated problems. तो ये बातें हमको थोड़ी याद रहें. Conclusion में, being the third largest economy and a developed society, this cannot just be about geopolitics and balance of power. It is also about global leadership. Now issues, technological issues हैं, cyber security है, pandemics हैं, climate change है, यहाँ पे या economic order को stabilize करना है, यहाँ पे इंडिया को leadership लेनी पड़ेगी अगर हम अपने आप को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं. On its way to 2047, Delhi will have to temper its soaring universalism with geopolitical sensitivity and combine the pursuit of multilateralism. तो हमको बहुत balanced approach के साथ चलना पड़ेगा. Multilateralism is not bad, right? Universalism, हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, है ना, तो कॉस्मोपॉलिटनिज्म की बात करते हैं, तो ये सब चीजें हमको बैलेंस आउट करनी पड़ेगी. नीदर इज यूनिवर्सलिज्म बैड, नीदर इज मल्टीलेटरलिज्म बैड, नीदर इज कॉम्पिटिशन बैड, राइट? सो वी हैव टू प्रॉब्ली इनग्रेन मोर प्रैक्टिकलिटी, मोर रियलिज्म इन आवर फॉरेन पॉलिसी टू डील विद कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस इन दिस chaotic world, in this chaotic century. Because trust me, even after 25 years, this century would be as chaotic as it is today. Now, the last article which we're going to discuss is the fragility of the northeastern integration. तो देखिए दोस्तों, एक बहुत पुराना एक चेरिश ड्रीम रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का इंटीग्रेशन सक्सेसफुली मेनलैंड इंडिया के साथ हो सके, ठीक है. ये हमारे नेशनल एजेंडा का पार्ट रहा है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ इंडियाज जर्नी एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. नाउ द रीजन हैज समवन, अब अगर हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें, सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, राइट? सेलिब्रेटिंग द कस्टम, सेलिब्रेटिंग द ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन नॉर्थ ईस्ट, सेलिब्रेटिंग देयर whatever customs and practices they have. Now the people of north east from a long time, they haven't felt very अपनापन सा नहीं लगा उनको मेनलैंड इंडिया के लोगों के साथ. दे हैव ऑलवेज फेल्ट वेरी एलिनेटेड, पार्टली बिकॉज क्रिटिसाइज किया जाता है भारत सरकार की पॉलिसीज को, चाहे वो आसपा की बात करें, चाहे वो सिक्स शेड्यूल की बात करें. तो दो ऐसे मेजर्स हैं जिसके चलते इंटीग्रेशन, या आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि जिसके चलते इंटीग्रेशन जो है नॉर्थ ईस्टर्न लोगों का मेनलैंड इंडिया के साथ नहीं हो पाया. एक तो आपका सिक्स शेड्यूल आ जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1949, और दूसरा आपका आसपा आ जाता है. आसपा को जैसे आपको याद होगा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे भी इशू करा गया था इस ऑर्डर को, तो इसको प्रोमलगेट
किया गया 1958 में टू कीप अ चेक ऑन दी इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट, दी सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज ऑफ द पीपल इन नॉर्थ ईस्ट, सो एटसेट्रा, जिसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया था। नाउ 6th शेड्यूल की बात करें तो जो 6th शेड्यूल है अंडर आर्टिकल 244, दिस प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो इसके चलते ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं। तो जो 6th शेड्यूल है ये अप्लाई करता है टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पे 3 काउंसिल्स ईच हैं तीनों स्टेट्स में, और त्रिपुरा जहाँ पे एक काउंसिल है। अब ये कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है ये असम में से ही निकला है। तो ब्रिटिश असम जो था, कॉलोनियल जो असम था, दैट वाज वर्चुअली द एंटायर नॉर्थ ईस्ट ऑफ डे एक्सेप्ट त्रिपुरा एंड मणिपुर, ठीक है। और जो 6th शेड्यूल था, दिस वाज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर अनडिवाइडेड असम ट्राइबल बेल्ट। तो दोस्तों यहां पे हम असम प्रोविंस की बात करें, कॉलोनियल टाइम्स के असम की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं एक्सेप्ट मणिपुर एंड द खासी स्टेट्स, बाकी सारा का सारा जो असम था दैट वाज कॉल्ड एज द ब्रिटिश असम और द कॉलोनियल असम, प्रीटी मच लाइक ब्रिटिश इंडिया। नाउ प्रॉब्लम्स विद द 6th शेड्यूल। अब जब 6th शेड्यूल को इंप्लीमेंट करा गया तो 6th शेड्यूल से प्रॉब्लम हुई नागास को। नागास ने रिफ्यूज करा 6th शेड्यूल को, ये कहा कि भी वी वांट नथिंग लेस देन सॉवरेनिटी, द ग्रेटर नागालैंड। और इसके चलते हमने इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम देखी है ना, इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम हमने नॉर्थ ईस्ट में देखी, विच ऑब्वियसली रिजल्टेड इन प्रोमलगेशन ऑफ एफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, राइट। उसके चलते स्वीपिंग पावर्स मिली आर्मी को, पुलिस को इस रीजन में। और एज एन ओवरचर ऑफ पैसिफिकेशन जो नागा हिल्स था, अब चलो इसको कंटेन करने के लिए भारत सरकार ने उस टाइम में तो सक्सेसिवली एवरी गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू पैसिफाई, टू कंटेन दिस इंसर्जेंसी और हैव सम काइंड ऑफ एन एंगेजमेंट और पीस टॉक्स विद द पीपल। तो अगर हम नागास की बात करें तो उनको पैसिफाई करने के लिए, ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए तो नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट को मर्ज करा गया था विद द एडजेसेंट मोन एंड ह्यूसैंग सब डिवीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, तो यानी कि जो प्रेजेंट अरुणाचल प्रदेश है। एंड मोन डिस्ट्रिक्ट दोस्तों वही है नागालैंड में, जहां पे आपको याद होगा दिसंबर 2021 में स्पेशल पैरा 22 कमांडोज के द्वारा जो 14 इनोसेंट सिविलियंस को मारा गया था अपेरेंटली ऑन रॉन्ग इंटेल इनपुट। तो ये वो इंसिडेंट मोन डिस्ट्रिक्ट का है, तो यही मोन डिस्ट्रिक्ट की यहां पे बात करी जा रही है जो कि नागालैंड का पार्ट है। तो नागालैंड बनता है 1963 में। नागालैंड कहते हैं कि भी आपने 6th शेड्यूल बनाया है, इसके चलते हमको अपनी ऑटोनॉमी नहीं मिल रही है, हमको तो पूरी सॉवरेनिटी चाहिए, हमको कंप्लीट नेशनहुड चाहिए, ठीक है। डिस्पाइट द फैक्ट नागा इंसर्जेंसी कंटेन नहीं हुई थी 1963 के बाद भी, एंड दैट हैज कंटिन्यूड टू रेज इन द डिफरेंट अवतार्स। बट अब पीस नेगोशिएशन, नागा पीस अकॉर्ड्स की बात करें, दैट हैज बीन इन टॉक्स, डेफिनेटली इंसर्जेंसी हैज कम डाउन, इतने वायलेंट इंसिडेंट्स अब अभी हम नागालैंड में नहीं देख रहे हैं। द लास्ट 25 years वी हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, सो वेरी वेल डन। Subsequently, 1972 में most of these autonomous regions were bifurcated from Assam. तो मेघालय बनता है एक स्टेट, अरुणाचल और मिजोरम बनते हैं यूनियन टेरिटरीज। तो त्रिपुरा और अब उसके बाद क्या होता है कि जो लेटर 2 हैं, तो अगर हम अरुणाचल की बात करें, मिजोरम की बात करें, जो कि यूटीज बनते हैं 1972 में, 1987 में वो स्टेट्स बन जाते हैं, ठीक है। त्रिपुरा और मणिपुर की बात करें तो 1972 में वो स्टेट्स बन जाते हैं। तो सब्सिक्वेंटली असम से जो टेरिटरीज जो अलग करी जा रही है उनको स्टेट्स बनाया जा रहा है, पहले यूटीज बनाया जा रहा है, फिर बाद में स्टेट्स बनाया जा रहा है। Now inclusion by accommodation, लेकिन जैसे इंडिया गेन कॉन्फिडेंस एंड शेड इट्स इनसिक्योरिटीज ऑफ फर्दर बल्कनाइजेशन की, चलो हर एक, तो यहां पे देखिए बात की जा रही है कि ज्योग्राफिकली तो अब, लेकिन आज के टाइम पे भी नॉर्थ ईस्ट में कितनी डिस्प्यूट्स हैं। असम मेघालय अकॉर्ड की बात करें भी देखिए 50 साल से ज्यादा की डिस्प्यूट असम मेघालय के बीच में चल रहा है। कनेक्टिविटी विद इन द होल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बहुत पुअर है। अक्सर कहा जाता है कि देखिए कनेक्टिविटी इंडिया की मेनलैंड इंडिया की नॉर्थ ईस्ट के साथ भी बहुत पुअर है। तो केवल टेरिटरीज बांट देना, ठीक है, केवल स्टेट्स बना देना, दैट इज नॉट एम्पावरिंग, दैट इज नॉट मेकिंग द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट फील इंटीग्रेटेड टू मेनलैंड इंडिया, बिकॉज दे स्टिल वेरी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस which are hampering their inclusion or integration with the mainland India, right? सो ये जो आउटलुक था टुवर्ड्स नेशनल आइडेंटिटी एंड नेशनलिज्म, दैट अंडरवेंट मॉडरेशंस। जो उनके कल्चरल कंसर्न्स है, जो उनके कस्टम्स हैं, उसके ऊपर इतना एम्फसाइज नहीं किया गया था। मेरली उनको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हमने स्टेट्स बना दिए, टेरिटरीज बना दिए, तो उससे उनका जो प्रॉब्लम था उसका हल नहीं हो रहा था। तो नेशनल इंटीग्रेशन ऑल्सो केम टू बी मोर अबाउट द मेन स्ट्रीम ब्रॉडनिंग, कि कैसे बाकी जो स्ट्रीम्स हैं विद इन द नेशनल टेरिटरी उनको और इंक्लूड किया जा सकता है। नाउ इंक्लूसिव अप्रोच की जब बात आती है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात हम कर लेते हैं। तो पहले तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात करेंगे, जो कि 1971 में इसकी स्थापना करी गई थी। शुरुआत में एक एडवाइजरी बॉडी था। इनिशियली इसके जो मेंबर्स थे वो कौन थे? जो गवर्नर्स थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, ठीक है, तो वो आंख और कान थे सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसका जो ओरिजिनल प्लेज था वाज टू मेक सिक्योरिटी द प्राइमरी कंसर्न। 2002 में ये जो एक्ट है, इसके चलते जो NEC है दैट इज अमेंडेड। अब फ्रॉम एन एडवाइजरी रोल इट बिकम्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग बॉडी फॉर द रीजन। सिग्निफिकेंटली इसका जो एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर है उसको एक्सपैंड करा जाता है और साथ के साथ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स को भी इंक्लूड किया जाता है। और देर बाय जो एस्पिरेशंस है लोगों की, बिकॉज ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट कौन कर रहा है, MLAs को इलेक्ट कौन कर रहा है, वहां के जो लोग हैं जो वोट करते हैं। तो जो एस्पिरेशंस हैं लोकल इलेक्टोरेट्स की, लोगों की, वो रिफ्लेक्ट हो रही थी ताकि कैसे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है बाय इंक्लूडिंग दी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन।
देन उसके बाद 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हैपेंस, हम लुक ईस्ट की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया विद साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को एज अ ब्रिज बना के कैसे हम अपने इंटीग्रेशन को, ट्रेड को नॉर्थ साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के साथ, जो वाइब्रेंट साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज उनके साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसकी बात आती है. सो नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेरी क्रिटिकल इन आवर प्लान ऑफ लुक ईस्ट. एंड ऑब्वियसली नाउ इन 2014 हम लुक ईस्ट का जो नाम है, जो कि पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट का नाम दिया था, 2014 में मोदी जी इसका नाम एक्ट ईस्ट दे देते हैं कि कैसे और ज्यादा कल्चर, ट्रेड, पीपल टू पीपल लिंक्स जो है साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के साथ हम और प्रमोट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब उसके लिए लेकिन इफेक्टिव बात यहां पे क्या है? इफेक्टिव बात ये कि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बहुत जरूरी. अगर हम नॉर्थ ईस्ट को ब्रिज मानना चाहते हैं टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया, तो हमको ये बात भी इंश्योर करनी पड़ेगी कि नॉर्थ ईस्ट का इंटीग्रेशन और फिजिकल कनेक्टिविटी विद द मेनलैंड इंडिया वो बहुत बेहतर है. अब सबसे बड़ी जो रुकावट आती है वो क्या आती है? आसपा की आती है. सो चलो, अब आसपा को काफी अब काफी ढीला कर दिया गया है. आसपा को काफी जगहों से पार्शली रिमूव भी कर दिया गया. कुछ स्टेट्स में तो बिल्कुल वो कंप्लीटली अबॉलिश हो गया, कुछ जगहों से पार्शली रिमूव करा गया है. अब अगर हम आसपा की बात कर ही रहे हैं तो वे बैक इन 2004 एंड 2005 आपको याद होगा, पहले भी हमने डिस्कस करा है, जस्टिस जीवन रेड्डी कमीशन, उन्होंने ये कहा था कि भाई आसपा का जो कानून है इसको बिल्कुल रिपील कर दो, बंद कर दो, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी अड़चन बन रहा है कि जो लोग हैं नॉर्थ ईस्ट की वो एलिनेटेड फील कर रहे हैं और वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे मेनलैंड इंडिया पे या जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज पे. नाउ आइडियोलॉजी वर्सेस आइडेंटिटी की बात यहां पे आती है. तो अब ये सब बातें हमको अपने आंसर्स में लिखने की जरूरत नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, लेकिन बात यहां पे समझने को ये है. अब देखिए, बीजेपी की जो प्रेजेंस है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा स्ट्रांग है. तो ये जो पार्टी है दैट इज इन पावर इन असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, बट व्हाट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है ना, इज इन दिस रीजन, दिस हैज बीन लेस अबाउट आइडियोलॉजी ऑफ द बीजेपी और ऑफ द कांग्रेस, बट मोर अबाउट अलाइनिंग विद द पार्टी इन पावर, वेदर दैट्स बीजेपी और वेदर दैट इज कांग्रेस. इट्स मोर अबाउट कि कैसे हमको फायदा हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को फायदा हो सकता है उस पार्टी से जो कि सेंट्रल पार्टी है, जो कि रूलिंग पार्टी है. ठीक है, तो यहां पे बीजेपी की पार्टी की आइडियोलॉजी को हार्नेस करना, प्रमोट करना विल नॉट गारंटी कि नॉर्थ ईस्ट लोगों का जो इंटीग्रेशन है, या जो अगर हम नॉर्थ ईस्ट लोगों की अगर आइडियोलॉजी की बात करें वो भी टिल्टेड हो सकती है टुवर्ड्स मेनलैंड इंडिया. तो यहां पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को प्रायर रखना, उससे कोई गारंटी नहीं हो सकती है कि नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा सकता है. ये बात इस आर्टिकल में कॉलमनिस्ट ने करी है. बाकी दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है? इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग जेंडर जस्टिस वी नीड टू रीडिस्कवर एंड री इन्वेंट आवर सिविलाइजेशनल जर्नी. कमेंट करिए इसको 250 शब्दों में. तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत लंबा बना है क्योंकि 2 दिन के एडिटोरियल्स थे, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको 1.5 या 2x पे देख सकते हैं अगर आपको लंबा लगता है. कल दोस्तों हम अपने रेगुलर जो आर्टिकल्स हैं वही शेयर करेंगे, यानी कि जितने भी रहेंगे 2, 3 या 4 जितने भी हमारे जो रहते हैं रेलेवेंट. आज थोड़ा वीडियो हमारा लंबा चले गया था, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं अगर आपको ये लंबा लगा. बाकी जाने से पहले कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, वो है हमारे करंट अफेयर्स कोर्स के बारे, जहां पे आपको डेली वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइडेड रहते हैं 6 डेज अ वीक. ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, सारे सब्जेक्ट्स आपके साथ मंडे टू सैटरडे डिस्कस किए जाते हैं, जहां पे आपके साथ कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स और मेंस का एनालिसिस किया जाता है और साथ के साथ रेलेवेंट पीवाईक्यू डिस्कशन भी होती है. तो जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है उससे संबंधित अगर कोई ऐसा पीवाईक्यू मेंस में या प्री में आया तो वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा. एंड सिमिलरली अगर आप चाहें तो आप अपने इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज भी खरीद सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपकी ज्योग्राफी वीक है या साइंस वीक है या एनवायरमेंट वीक है, अगर आप सिर्फ आपको और किसी सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एनवायरमेंट की या ज्योग्राफी की या हिस्ट्री की या एथिक्स की कोचिंग चाहिए, तो आप अपना इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज बना सकते हैं. और यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइडेड रहेगा स्पेसिफिक और प्रीलिम्स एंड मेंस, और साथ के साथ आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ मंथली जो करंट अफेयर्स है उसके भी आपको अपग्रेडेशन मिलेगी. तो ये दोस्तों हमारे कुछ कोर्सेज हैं. इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे ये जो टोल फ्री नंबर है 1800-890-3043 इस पर कॉल कर सकते हैं. चलिए, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही. मिलेंगे हम कल. तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.